अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुशामदीद। एक खूनी इटैची केस की तलाश व जुस्तजू का दिलखराश मुअम्मा। हसरत। मुसन्निफ़ जमाल दस्ती। शाम के वक्त डूबते सूरज की आखिरी किरणें जंगल के दरख्तों पर तिरछी होकर पड़ रही थीं। हेलीकॉप्टर को गड़गड़ाता हुआ इस जगह पहुंच गया था जहां तैयारी को हादसा पेश आया था। कैसिल ने कॉप्टर की खिड़की से झांक कर देखा। करीबी पहाड़ी के पीछे ट्रांस अमेरिकन एयरवेज की परवाज़ नंबर 937 की तैयारी का मलबा बिखरा पड़ा था। हेलीकॉप्टर थोड़ी सी देर में इस मकाम पर पहुंच गया जहां तैयारी के पायलट ने गड़बड़ महसूस करके नज़दीकी एयरपोर्ट से राब्ता कायम किया था। तैयारे के दोनों बाजू अब भी ढांचे के साथ जुड़े हुए थे और बुलंदी से वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। दरख्तों और पौधों के दरमियान ज़मीन पर एक लकीर सी बन गई थी जिससे जाहिर होता था कि तैयारा वहां गिरने के बाद काफ़ी फासले तक घिसटता चला गया था। तैयारा एक खुश्क नाले के करीब गिरा था मगर इसमें जाने से बच गया था, वरना अब इस तक पहुंचना दुश्वार हो जाता। तैयारे के ढांचे के करीब सब सफ़ेद और नीले नुक्ते से जमा थे और हरकत भी कर रहे थे। कासिल जानता था कि सब नुक्ते दरअसल फ़ौज के बावर्दी जवान हैं और सफ़ेद नुक्ते हकीकत में तिबी अमले के अफराद हैं जो सफ़ेद वर्दियां पहने हुए हैं। उसने अंदाज़ा लगाया कि नीली वर्दी पुलिस वालों की हो सकती है। जले हुए इस तैयारे के मलबे में कहीं ना कहीं एक शख्स की लाश के करीब एक अटैची केस का पाया जाना मुमकिनात में से था। कासिल इस अटैची केस को तलाश करने आया था क्योंकि इसमें मुल्क के खुफिया कागजात थे। अंदेशा था कि वो दुश्मन के हाथों में ना पहुंच जाए। वो शख्स जो यकीनन अब मर चुका होगा सैन फ्रांसिस्को से इस तैयारे में सवार हुआ था और इसे न्यूयॉर्क तक जाना था, मगर तैयारे को हादसा पेश आने की वजह से वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच ना सका। अब इस शख्स की कोई अहमियत नहीं रह गई थी, लेकिन अटैची केस बहरहाल अहमियत रखता था। 4 घंटे पहले वो वाशिंगटन में खुफिया एजेंसी के ऑफिस में एक मेज़ के सामने खड़ा था जिसके पीछे उसका बॉस बैठा इसे केस की जुजियात से आगाह कर रहा था। वो रियर एडमिरल विलियम कार्सली था, पस्ता कामत गंजा और सुर्ख चेहरे वाला, वो सा जिसकी नाक पर धरा रहता था। दौरान गुफ्तगू हिदायत देते वक्त वो तेज़ी से हाथ हिला रहा था। उसकी वर्दी की आस्तीनों पर सुनहरी धागे से कढ़ाई की गई थी जो बहुत भली मालूम मालूम हो रही थी। इस हादसे के 24 घंटे गुजरने के बाद इस तैयारी को तलाश किया जा सका है, एडमिरल ने कहा। अभी आधे घंटे पहले इसकी तला मिली है। पेंसिल्वानिया में कोई जगह स्कोबर्ट है, वहाँ ये हादसा पेश आया है। पेंसिल्वानिया की पुलिस का कहना है कि हादसे में कोई शख्स जिंदा नहीं बचा है, लिहाजा यकीनी तौर पर हमारा एजेंट कभी भी मर चुका है। हर चंद के इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इसे मुर्दा तस्वुर कर लेना चाहिए। इसके मरने के बाद बहरहाल इसकी नहीं, इस अटैची केस की अहमियत बाकी रह जाती है जिसमें खुफिया कागजात थे। अगर हम इसे तलाश नहीं कर सके और दुश्मनों के हाथ लग गया तो फिर बहरे ओकियानूस में हमारे बेशतर प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे और दिफाई नुक्ते नज़र से हमें शदीद नुकसानात पहुंचने का एहतमाल है। एडमिरल ने कहा था। यह भी तो मुमकिन है कि वो कागजात भी जलकर राख हो गए हों, कासिल ने कहा। नहीं, वो अटैची केस एक ख़ास धात से बना हुआ है जिस पर आग असर नहीं करती। इसे कैलिफोर्निया में लॉक किया गया था और इसकी दूसरी चाबी मेरी तहवील में है। अगर वो अटैची केस तैयारे के मलबे में मिल जाए तो इसके कागजात महफूज होंगे, एडमिरल ने जवाब दिया। एडमिरल, तुमने इस सिलसिले में अगर का लफ्ज़ क्यों का इस्तेमाल किया? क्या तुम्हें अंदेशा है कि इस अटैची केस के पीछे कुछ और लोग भी होंगे? कासिल ने पूछा। एडमिरल ने अपनी मेज़ पर रखे हुए लकड़ी के डब्बे से एक सुगार निकालकर सुलगाया और ठहरे हुए लहजे में कहने लगा। सिक्योरिटी के अमले का ख्याल है कि कुछ लोग सैन फ्रांसिस्को ही से करबी के पीछे पड़े हुए थे और इस कोशिश में थे कि इससे कागजात हासिल कर लिए जाएं, एडमिरल ने कहा। तो क्या तैयारी को हादसा पेश नहीं आया है? वो किसी साजिश के तहत वहां गिराया गया है? कासिल ने चौंक कर पूछा। इस बारे में यकीन नहीं किया जा सकता, एडमिरल कार्सली ने कहा, इसलिए कि तैयारे से कोई रेडियो सिग्नल मौसूल नहीं हुआ। वो इस किस्म की साजिश तैयार करना कोई दुश्वार नहीं है। तैयारी में खुफिया तौर पर एक बम छुपा कर रखना पड़ता है जो मुकर्ररा वक्त पर फट जाता है, कार्सली बोला। किसी एक शख्स पर काबू पाने या चंद कागजात हासिल करने के लिए 200 अफराद को हलाक कर देना समझ में नहीं आता। मेरा ख्याल है कि ये साजिश नहीं हो सकती। कासिल ने खुद ही अपने ख्याल की तरदीद कर दी। बेहतर होगा कि हमारा कोई एजेंट वहाँ पर तेज़ रफ्तारी से पहुँच जाए, एडमिरल ने कहा। क्या वो एजेंट मैं हूँ? कासिल ने पूछा। हाँ, इस मिशन के लिए हमें एक तजर्बाकार एजेंट की ज़रूरत है
और तुमसे बेहतर एजेंट हमें इस वक्त दस्तयाब नहीं है। एक तैयारा तुम्हें डेलास एयरपोर्ट से इंडियन टाउन तक लेकर जाएगा। इसके बाद तुम्हें एक हेलीकॉप्टर जाए हादसे तक पहुंचा देगा। हमने मिलिट्री से रब्ता करके कह दिया है कि वो तैयारे की निगरानी करे, एडमिरल ने कहा। मैं परवाज़ कब तक करूँगा? कासिल ने कहा। अब से थोड़ी देर बाद, एडमिरल ने कहा। वो जेट तैयारा जो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा हैंगर से निकल आया है और रनवे पर खड़ा है। तुम्हें इस तक कम से कम वक्त में पहुँचना है, एडमिरल बोला। और कोई ख़ास बात जनाब? कासिल ने पूछा। हाँ, फ़िज़ाई कंपनी के कागजात चेक करने के बाद पता चला है कि करबी तैयारे की 24वीं नशिस्त पर फर्स्ट क्लास में बैठा था। अपनी तहकीकात वहाँ से शुरू करो और मुझे रिपोर्ट कर दो, एडमिरल बोला। कासिल सल्यूट करके दरवाजे की तरफ बढ़ा तो एडमिरल ने पीछे से कहा, अगर वह अटैची केस वहाँ पर मौजूद हो तो मुमकिन है कि दूसरी एजेंसियाँ इसे हासिल करने की कोशिश करेंगी। ऐसे मौके पर तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम पर कोई सबकत ना लेकर जा सके, एडमिरल बोला। जब हेलीकॉप्टर हादसे की जगह पर उतरने लगा तो कासिल के ख्यालात की रूह टूट गई। वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा जहाँ पुलिस और मिलिट्री के बहुत से नौजवान खड़े थे। तिबी इमदाद पहुँचाने वाला अमला इनके अलावा था। वो लोग 2 हेलीकॉप्टरों में वहाँ तक पहुँचे थे जो करीब ही खड़े थे। वो लाशें जो कुछ बेहतर हालत में थीं, इन्हें मिलिट्री के जवानों ने कंबलों में लपेट दिया था। हेलीकॉप्टर ज़मीन तक टिक गया तो कासिल कॉप्टर का दरवाज़ा खोलकर उतर आया। मरने वालों की लाशें देखी तो उसे सदमा हुआ। जब वो आगे बढ़ा तो इन्फेंट्री के एक लेफ्टिनेंट ने इसका इस्तकबाल किया और पूछा, क्या तुम मिस्टर कासिल हो? हाँ, कासिल ने कहा और फिर इसे अपना शनाख्ती बैज निकाल कर दिखाया। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे टॉम लॉर्नर कहते हैं। हेडक्वार्टर ने रेडियो पर यह इतला दी थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार था, वो आदमी बोला। लेफ्टिनेंट गालिबन वहाँ देर से मौजूद था और तहकीक व तफ्तीश में हिस्सा ले रहा था, इसलिए उसकी वर्दी गर्द आलूद भी थी और पेशानी पर पसीना भी चमक रहा था। मेरा ख्याल है कि तैयारी के मलबे तक चला जाए, इसलिए कि सूरज गुरूब होने वाला है और तारीकी फैलने वाली है, टॉम ने कहा। जहाँ तैयारा गिरा था इस जगह को चारों तरफ से कपड़े की पट्टी लगाकर सील कर दिया गया था। क्या हादसे के बाद कोई मुसाफिर जिंदा बचा है? कासिल ने पूछा। नहीं, कोई मुसाफिर तैयारे से बाहर नहीं निकल सका, इसलिए जिंदा बचने में कामयाब नहीं हो सका, टॉम ने जवाब दिया। तैयारे का मलबा किसने सबसे पहले देखा था? कासिल ने पूछा। पुलिस ने तैयारे को फिजा में कलाबाजियां खाते और इसकी दुम से स्याह कसीब धुआं निकलते देखा था, इसलिए वो सब यहाँ पहुँच गए। तैयारा गिर चुका था, इसलिए उन्होंने दरख्तों के गिर्द कपड़े की पट्टियां बांधकर इसे ममनुआ इलाका करार दे दिया, टॉम ने कहा। कुछ पता चला कि हादसा कैसे पेश आया? कासिल ने पूछा। सिविल एरोनॉटिक बोर्ड का अमला इसकी तहकीक कर रहा है, इसके बाद ही कोई बात सामने आ सकेगी, टॉम बोला। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए तैयारे तक पहुंच गए। तैयारा कदरे नशेबी जगह पर गिरा था, इसलिए एक लंबी सीढ़ी लगा दी गई। अब तक तैयारे की इकॉनमी क्लास से लाशें निकाली जा चुकी हैं। इस गर्म मौसम में ये एक जानलेवा काम है। मुमकिन है सूरज गुरूब होने के बाद ये काम आसान हो जाए, इसलिए कि हेडक्वार्टर से फ्लड लाइट्स और एक जनरेटर भी यहाँ लाया जा रहा है, टॉम ने बताया। मैं तैयारे के अंदर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहता हूँ, कासिल बोला। अंदर धुआं और गैसें हैं, इसलिए तुम बाहर खड़े होकर गहरे गहरे सांस लेना होंगे ताकि तुम्हारे फेफड़ों में बहुत सी ताज़ा हवा भर जाए, टॉम बोला। ठीक है, कासिल ने कहा और इसकी हिदायत पर अमल किया और फिर वो टॉम के साथ सीढ़ी उतरकर नीचे गया। कासिल हरचंद के सिविल लिबास में था, मगर वो लेफ्टिनेंट टॉम के साथ था, इसलिए वहाँ मौजूद लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो कोई अहम शख्स है। जब चंद लाशें वहाँ से निकाली जा चुकीं तो कासिल अंदर चला गया। टॉम उसके पीछे था। वो अंदर ज़्यादा आगे जा रहा था कि टॉम ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो कासिल? फर्स्ट क्लास में, कासिल ने जवाब दिया। तैयारी की चीज़ें टूट फूट गई थीं और कई जगहों से रास्ते मसदूद हो चुका था। गुरूब होते सूरज की आड़ी किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही थीं, इसलिए वहाँ तारीकी नहीं थी। फर्स्ट क्लास में पहुँचते ही कासिल ने नशिस्तों की गिनती शुरू कर दी। 24वीं नशिस्त पर जो शख्स मौजूद था उसकी रूह परवास कर चुकी थी। कासिल ने अंदाज़ा लगाया कि इसकी उम्र तकरीबन 36 साल थी। सर के बाल भूरे और चेहरा झुलसा हुआ था। उसकी गर्दन में किसी धारदार चीज़ से जख्म लगा था, इसलिए गर्दन से खून निकलकर खुश्क हो चुका था। लाश की आंखें खुली थीं और किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज थीं। कासिल ने हाथ बढ़ाकर इसकी आंखें बंद कर दीं। ये तुम्हारा आदमी है? एजेंसी का सीक्रेट एजेंट? टॉम ने सवाल किया। हाँ, कासिल ने कहा और फिर चारों तरफ देखने लगा।
तुम क्या तलाश कर रहे हो? टॉम ने चौंक कर पूछा। तुम्हें यहाँ से क्या मिलने की तवक्का है? मुझे एक अटैची केस की तलाश है जो बेहद कीमती है। इतना बड़ा होगा, इसे यहीं कहीं होना चाहिए, उसने हाथ के इशारे से बताया। क्या तुम अखबारी रिपोर्टर हो? पीछे से एक भारी हाकिमाना आवाज ने पूछा। नहीं, कासिल ने आवाज की तरफ मुड़ते हुए कहा। और तुम? ये मिस्टर पियान हैं और इनका ताल्लुक CAB से है। टॉम ने नौवारिद का तारुफ कराया। कासिल ने अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ठीक है। पियान ने कार्ड को गौर से देखकर उसे लौटाते हुए कहा। मैं अपनी गलतफहमी की माफ़ी चाहता हूँ, मगर तुम्हारा अंदाज रिपोर्टर जैसा था। मैंने सख्ती से हुक्म दे रखा है कि जब तक मैं और मेरे आदमी अपनी तहकीकात मुकम्मल ना कर लें, यहाँ किसी को दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। पियान ने कहा। अब तक की क्या तहकीकात हैं? कासिल ने पूछा। तैयारा एक साजिश के तहत ज़मीन बोस हुआ है। इसमें एक टाइम बम था जो इस इलाके में आकर फट गया। यह किसी पेशावर का काम है, पियान बोला। ऐसी हरकत कौन कर सकता है? लेफ्टिनेंट ने भवें सुकेड़ कर कहा। मुमकिन है कि वो कोई दीवाना हो, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन था? पियान बोला। कासिल ने लेफ्टिनेंट के साथ मिलकर फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन वो अटैची केस कहीं पर भी ना मिला। जब सूरज गुरूब हो गया तो टॉम बाहर से दूसरी सर्च लाइटें लेकर आया। उन्होंने सर्च लाइटों की रोशनी में एक बार फिर तलाशी ली, लेकिन इसका कोई नतीजा बरामद ना हुआ। कासिल ने एडमिरल की मामला फहमी और दूर अंदेशी की दाद दी कि वो इतनी दूर बैठा हुआ इन्हीं खतूत पर सोच रहा था। कर्बी की लाश का मुआयना करने के बाद पता चला कि उसकी बाएं कलाई पर एक सफ़ेद सा निशान है। ऐसा निशान अमूमन घड़ी पहनने से बन जाता है। इसका मतलब ये था कि इसकी घड़ी किसी ने उतार ली है, इसलिए कि अगर तैयारे के क्रैश के दौरान घड़ी टूटी होती तो इसके टुकड़े नशिस्त के नीचे ही गिर जाते। इसने लेफ्टिनेंट टॉम से पूछा कि वहाँ पर मौजूद जो लाशें बाहर ले जाई गई हैं, उनकी कीमती चीज़ें मसलन नकदी, घड़ियाँ, औरतों के जेवरात वगैरह कहाँ हैं। जब टॉम वहाँ से चला गया तो कासिल ने सबसे पहले कर्बी का पर्स चेक किया। इसकी जेब में पर्स मौजूद था, लेकिन इसमें रकम नहीं थी। दूसरी जेब की तलाशी लेने पर पता चला कि सिगरेट पैकेट तो है, मगर लाइटर नहीं है। वो एक गहरी सांस लेकर तैयारे से बाहर आ गया। हवा ताज़ा और खुंक थी। उसने टॉम की हिदायत पर अमल करते हुए एक बार फिर इसे अच्छी तरह से फेफड़ों में भर लिया। लेफ्टिनेंट टॉम थोड़ी देर बाद आ गया। हैरत अंगेज, इसे सर झटक कर कहा। मेरे आदमियों ने लाशों को अच्छी तरह से चेक कर लिया है। उनकी तमाम कीमती चीज़ें गायब हैं। किसी के पास भी नकदी, घड़ियाँ और जेवरात मौजूद नहीं हैं। इस बात से तुम किस नतीजे पर पहुंचे? लेफ्टिनेंट टॉम बोला। किसी कमीने और उचक्के का कारनामा मालूम होता है, कासिल ने कहा। जब इब्तिदा में मुझे अटैची केस नहीं मिला था तो मैं इन खतूत पर सोचने लगा कि मुमकिन है कि कुछ और पार्टियां इसमें दिलचस्पी ले रही हों। लेकिन जब ये एहसास हुआ कि मरने वालों की सारी कैश, नकदी और कीमती चीज़ें गायब हैं, तो मुझे अपना ख्याल तब्दील करना पड़ा और मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि ये किसी लुटेरे का कारनामा है, जिसने तैयारे के गिरते ही इसके ठंडे होने का इंतज़ार किया, फिर मुर्दा मुसाफिरों को लूट लिया। कासिल बोला। हाँ, बात समझ में आती है। टॉम ने इस बात में सर हिलाया। यहाँ कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जो इस इलाके से वाकिफ़ हो? कासिल ने पूछा। चंद पुलिस ऑफिसर इस इलाके से वाकिफ़ हैं, टॉम ने कहा। आओ उनके पास चलते हैं, कासिल बोला। जाए हादसा के चारों तरफ कार्बन सर्च लाइट्स लगाकर इसे रोशन कर दिया गया था। जो लोग सुबह से काम कर रहे थे, इनकी जगह नया अमला आ गया था। फिजा में गाहे गाहे किसी हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से अंदाज़ा हो जाता था कि कोई आया है या फिर कोई वापस जा रहा है। लेफ्टिनेंट टॉम जब कासिल को थोड़े फासले पर पुलिस कैंप में लेकर गया तो वहाँ दो पुलिस वाले टीन के कपों में चाय पीते दिखाई दिए। वो लकड़ी के बेंच पर बैठे थे। लेफ्टिनेंट को देखकर वो खड़े हो गए। टॉम ने कासिल का इन लोगों से तारुफ करवाया। तुम लोग इस इलाके से बखूबी वाकिफ़ हो? कासिल ने दराज कामत सार्जेंट से पूछा। जी हाँ जनाब, मैं इसी इलाके में पैदा हुआ था, यहीं पला बड़ा हूँ। यहाँ नज़दीकी कोई आबादी है? कासिल ने पूछा। इस पहाड़ी के पीछे फार्मों में चंद चरवाहे रहते हैं, सार्जेंट ने चाय का एक घूंट लेते हुए कहा। बस वही हैं, वरना गांव और कस्बे काफ़ी दूर हैं। मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि किसी मकामी शख्स ने तैयारे में दाखिल होकर मुर्दों को लूट लिया है। अब इनके पास कोई भी कीमती चीज़ बाकी नहीं रह गई, कासिल ने बताया। हैरत की बात है, उनमें से एक ने कहा। मैं इन फार्मों को चेक करना चाहता हूँ, कासिल ने कहा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, सार्जेंट बोला। हमें मुख्तलिफ टोलियों में बदकर जाना होगा ताकि हम कम वक्त में सारे फार्मों को चेक कर सकें, कासिल ने कहा। मगर हम इन नज़दीकी फार्मों तक क्यों जा रहे हैं? वहाँ ऐसी क्या बात है कि क्या तुम इस लुटेरे को तलाश करने जा रहे हो? एक सार्जेंट बोला।
कासिल ने उसे बताया कि इसे एक अटैची केस की तलाश है जो अगर अमेरिका के दुश्मनों के हाथ लग गया तो दिफाई लिहाज से उन्हें ज़बरदस्त धचका पहुंचने का एहतमाल है। सार्जेंट ने उसे जाए हादसा और नज़दीकी फार्मों का खाका बनाकर दिखाया। वो तादाद में 3 थे। इन 2 फार्मों को मैं और मेरे साथी देख लेंगे और तुम तीसरे की तलाशी ले लेना, उसने कहा। हाँ, ये मुनासिब रहेगा, कासिल ने उससे इत्तफाक किया। फिर उसने लेफ्टिनेंट टॉम की तरफ मुड़कर कहा, अगर हम 1.5 घंटे तक वापस ना आए तो फिर तुम मकामी पुलिस को आगाह कर देना। आओ अब चलते हैं सार्जेंट, कासिल ने कहा। उसकी दरख्वास्त पर उसे एक फ्लैशलाइट दे दी गई। जब वो सार्जेंट की रहनुमाई में पहाड़ी से उतर रहा था तो इसने अपनी कमर में लगे हुए होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाला और उसका चैम्बर चेक किया। वो लोडेड था और इसकी 6 गोलियां चांदनी में चमक रही थीं। 15 मिनट बाद वो इस फार्म के करीब पहुंच गए। उसके एक जानिब छोटा सा कमरा बना हुआ था। अंदर रोशनी हो रही थी और इसकी खिड़की खुली हुई थी। कासिल खुली खिड़की के रास्ते अंदर चला गया। अंदर एक केरोसिन लैंप रोशन था। कमरे के फर्श पर एक बोसीदा सा कालीन बिछा था और दाएं जानिब गिर्द आलूद सोफा सेट पड़ा था। इससे मुखालिफ सिमत में तैयारे से लाया हुआ कीमती असासा पड़ा था। कमरे के वस्त में एक मेज़ थी जिसके सामने कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी और मेज़ पर रखे मजबूत अटैची केस को एक स्क्रू ड्राइवर से खोलने की कोशिश कर रही थी। आहट होने पर उसने सर उठाकर देखा। लड़की, तुम इस स्क्रू ड्राइवर से सारी ज़िंदगी इस अटैची केस को नहीं खोल सकती, कासिल ने कहा। लड़की के हलक से हल्की सी चीख निकल गई और वो उछलकर खड़ी हो गई। वो कासिल को कीनातोज नज़रों से देख रही थी और लाशौरी तौर पर इसकी गिरफ्त स्क्रू ड्राइवर पर मजबूत हो गई जैसे वो कोई खंजर हो। वो गुदाज बदन वाली लड़की थी जिसकी आंखें नीली थीं और चेहरे की रंगत सफ़ेद। उसका कद लंबा था और शानों तक बाल बिखरे हुए थे। वो छोटी आस्तीनों वाला ब्लाउज पहने हुए थी। उसका स्कर्ट छोटा था इसलिए कासिल इसकी गुजाज टांगों का कई बार जायजा ले चुका था। वो बरहना पा थी। तुम कौन हो? उसने वहशत से पूछा। मुझे कासिल कहते हैं। मैं इस तैयारे की तरफ से आया हूँ जो पहाड़ी के दूसरी तरफ गिरकर तबाह हो गया है। और तुम कौन हो? कासिल ने पूछा। जेनी पीटर्स, वो लड़की बोली। क्या तुम यहाँ पर तन्हा रहती हो? कासिल ने पूछा। नहीं, मैं यहाँ अपने डैडी के साथ रहती हूँ, वो बोली। और वो कहाँ हैं? कासिल ने पूछा। वो तैयारे की तरफ गए हैं मगर जल्द लौट आएंगे। उसने इस तरह कहा जैसे वो कासिल को धमकी दे रही हो। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं इस अटैची केस के लिए आया हूँ। उसने मेज़ पर रखे हुए अटैची केस की तरफ इशारा किया जिसे लड़की खोलने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम पुलिस वाले हो? लड़की ने पूछा। नहीं, मगर मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ ये केस उनसे ताल्लुक़ रखता है, कासिल ने कहा। लड़की ने स्क्रू ड्राइवर को मेज़ पर फेंक दिया जो आवाज़ के साथ गिरा। फिर वो बेजान सी होकर इसी कुर्सी पर गिर गई जिस पर थोड़ी देर पेशतर बैठी थी। मैंने डैडी को मना किया था कि तबाहशुदा तैयारे से कोई चीज़ ना निकालें, ये खिलाफ कानून है, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं जानती हूँ कि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया और सिसकियाँ लेने लगी। कासिल ने दूसरी तरफ कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। केरोसिन लैंप की रोशनी कम थी और तारीकी इस पर गालिब आती महसूस हो रही थी। मुझे इसके बारे में बताओ। इसके बारे में बताने वाली कौन सी बात है? वो सिसकियाँ लेती हुई बोली। हमने तैयारे को गिरते देखा और धमाके की आवाज़ सुनी तो उस तरफ गए। हैरतअंगेज़ तौर पर इसमें आग नहीं लगी थी, लेकिन वो चूंकि बुलंदी से गिरा था चुनाचा इसके सारे मुसाफिर हलाक हो गए थे। डैडी ने मुसाफिरों की कीमती चीज़ें जमा करना शुरू कर दी। इन दिनों ज़राअत की हालत अच्छी नहीं है। खेतों से ज़्यादा गल्ला हासिल नहीं हो रहा, इसलिए लोगों ने इसमें दिलचस्पी लेना छोड़ दी है। डैडी का ख्याल है कि हम इस रकम से कुछ मज़ीद ज़मीन और बीज खरीद कर नए सिरे से काम शुरू करेंगे तो शायद पैदावार में कुछ इजाफा हो जाए, लड़की ने कहा। उसने अपने चेहरे से हाथ हटा लिए और अपनी आंखें पोंछते हुए बोली। वो बुरे आदमी नहीं हैं, बस कभी कभार पी लेते हैं। अगर उन्होंने खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए छोटी सी चोरी कर ली तो इसमें क्या बुराई है? लड़की बोली। देखो जेनी, तुम और तुम्हारे डैडी को चाहिए कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दें, इसी में बेहतरी है, कासिल ने कहा। क्या बेहतर है और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ, पीछे से एक आवाज़ आई। कासिल ने बेसाख्ता इसकी तरफ मुड़कर देखा। वो एक तंदुरुस्त और तवाना शख्स था जिसने नीली डांगड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर ग्रीस के निशानात थे। शराबनोशी की कसरत की वजह से उसकी आंखें धुंधली सी थीं। उसके हाथ में एक शॉटगन दबी हुई थी और नाली का रुख कासिल के चेहरे की तरफ था। लड़की उछलकर खड़ी हो गई और तेज़ी से अपने बाप की जानिब चली गई। तुम कब आए? मैंने गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी, लड़की बोली। मैंने ट्रक को आज कुछ फासले पर रोका है।
जब मैं जाए हादसा से वापस आ रहा था तो मैंने पिगडंडी से 2 पुलिस वालों को फार्म की तरफ आते हुए देखा था। मैंने सोचा कि यकीनन मेरे फार्म पर भी कोई ना कोई हो सकता है। ये कौन है? उसने अपनी शॉटगन हिलाकर पूछा। इसका नाम कासिल है। ये वहां से आया है जहाँ तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। गालिबन कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर है। इसकी बातों से जाहिर यही हो रहा है। डैडी, अपनी गन नीचे कर लो। तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुमने गोली चला दी तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, जैनी ने कहा। जब इसके बाप ने गन कासिल की तरफ नहीं हटाई तो लड़की ने गन इसके हाथ से छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने इसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी और इससे दूर हो गया। जैनी, गड़बड़ ना करो, हम किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं होने जा रहे। बस मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, उसके बाप ने कहा। कासिल ने उसकी भर्राई हुई आवाज़ से अंदाज़ा लगा लिया कि वो थोड़ी देर पहले तक शराब पीता रहा है। मुमकिन है कि वो करीबी गांव देहात की तरफ गया हो और किसी शराब खाने में बैठकर उसने शराब पी हो। पीटर्स, तुम्हारी बेटी ठीक कह रही है। बंदूक मेरी तरफ से हटा लो, फिर हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, कासिल ने कहा और गैर महसूस तौर पर इसकी तरफ घूम गया ताकि अगर वो इस पर छलांग लगाना पड़े तो इसे पहले ही हल्ले में ज़ेर कर ले। नहीं, मैं गन की मौजूदगी में बात करूंगा, उसने तुरश लहजे में कहा। मैं 25 साल से इन खेतों में काम कर रहा हूँ। पहले पैदावार ज़्यादा थी और हालात अच्छे थे, मगर फिर ये रोज़ बरोज़ सब कुछ ख़राब होता चला गया। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी के साथ यहाँ से कहीं और चला जाऊँ। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए अच्छा बाप साबित नहीं हो सका, उसने अपनी लड़की पर एक उचटती सी निगाह डालते हुए कहा। मैं बहरहाल इसकी आइंदा ज़िंदगी के लिए मनसूबाबंदी कर रहा हूँ। तैयारी से हासिल होने वाली चीज़ों को फ़रोख्त करके मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ, वो बोला। दफतन एक फायर हुआ। गोली उस खिड़की की तरफ से आई थी जिससे कासिल वहां पर दाखिल हुआ था। गोली पीटर्स के सीने में लगी थी। वो लुढ़खुड़ाया और फर्श पर गिर गया। शॉटगन इसके हाथों से गिर गई। लड़की ने एक चीख मारी और अपने बाप के बदन पर गिर गई। कासिल ने कुर्सी पीछे खिसकाई और छलांग लगाकर लड़की के करीब पहुंच गया ताकि तारीकी की तरफ से आने वाली दूसरी गोली से उसे बचा सके। वो इसके करीब पहुंचा ही था कि दरवाजे को ठोकर मारकर खोला गया और फिर दरमियाने कद का एक फुर्तीला सा शख्स अंदर आया और उसने गुंजीली आवाज़ में कहा, खबरदार, कोई अपनी जगह से हरकत ना करे। कासिल को इस पर दूसरी बार निगाह डालने का मौका मिला तो उसने देखा कि वो नौवारिद का चेहरा उकाबी है और उसकी आंखें बहुत चमकीली हैं। इसलिए उसने इंतफासे से बिल्कुल ठीक निशाना लगा लिया था। उसके हाथ में लंबी नाल का एक मैग्नम रिवॉल्वर था जिसकी नाल अब कासिल की तरफ उठी हुई थी। पीछे हट जाओ, वो बोला। और तुम, इसने लड़की को इसके बाप की लाश से खींचकर अलहदा किया, दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो जाओ। जब वो दोनों उल्टे कदमों चलते हुए दीवार तक पहुंच गए तो इस शख्स ने झुककर पीटर्स को टटोला, फिर इसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। तुमने इसे हलाक किया है? यह अभी मरा नहीं है, नवारिद ने कहा, मगर बहरहाल थोड़ी देर बाद मर जाएगा, वो बोला। तुम क्या चाहते हो? इस बूढ़े को हलाक करने की क्या जरूरत थी? कासिल ने पूछा। वही जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, नौजवान। करबी के कागजात, उसने लाउबालीपन से कहा। क्या तुम ही लोगों ने इस तैयारी को उड़ाया है? कासिल ने पूछा। हाँ, मगर टाइम बम 3 मिनट ताखीर से फटा, इसलिए हमारी मतलूबा जगह पर गिरा नहीं। मैं तैयारे के करीब काफ़ी देर से पहुंचा, इसलिए कोई मुझसे पहले सारी चीज़ें उड़ा कर ले गया। इस अहमक किसान ने तो मेरा मिशन नाकाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसने सर हिलाकर कहा। बहरहाल इसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसे कमरे में एक तायराना सी निगाह दौड़ाई और तैयारे से लाई जाने वाली चीज़ें, कीमती चीज़ें और अटैची केस देख लिया। उसने कीमती सामान से भरे हुए ब्रीफ केसों को उठाया और मैं इस पर अटैची केस के बराबर रख दिया। उसके रिवॉल्वर का रुख बदस्तूर इन दोनों की तरफ था। उसने अटैची केस को खोलना चाहा लेकिन नाकाम रहा। ओके स्मार्ट लड़के, उसने कासिल से कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये बताओ कि कागजात किस में हैं? मालूम नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कागजात का पता नहीं। कौन से कागजात? कासिल ने कहा। मासूम और सादा लूह बनने की कोशिश ना करो, वरना मैं लड़की को गोली मार दूंगा, वो बोला। अगर तुम इसे गोली मार दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कासिल ने कहा। मेरे रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं लड़के, वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला। पहले मैं लड़की की टांग पर गोली मारूंगा, इसके बाद बतदरीज बदन के ऊपरी हिस्सों पर फायर करूंगा। ये लड़की इतने होलनाक अंदाज में चीखेगी कि तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। इसने कासिल को अपने जालिमाना मंसूबे से आगाह किया। कासिल को इसकी आमद पर यह समझने में देर ना लगी कि वो दुश्मन ताकतों का एजेंट है और इसके चेहरे पर छाई हुई सफाकी देखकर यकीन हो रहा था कि वो जो कुछ कह रहा है इस पर अमल भी कर बैठेगा। वो पेशावर कातिल था। उसे अटैची केस ही नहीं बल्कि लड़की को भी मौत के मुंह से बचाना था। ये इसे मालूम था कि वो पुलिस वाले जो मुल्हका फार्मों की तलाशी ले रहे हैं
गोली चलने की आवाज़ सुनकर इधर ज़रूर आएंगे। कासिल को इस बात की परवाह नहीं थी कि नौवारिद इसे गोली मार देगा, क्योंकि ये तो इसके फ़राइज़ की बजाय आवरी का एक हिस्सा था। लेकिन लड़की बेगुनाह थी, वो इसे हलाक होते कैसे देख सकता था? वो कागजात भी अपनी जगह पर अहम थे, और इनकी अहमियत से एडमिरल इसे तफसीली तौर पर आगाह कर चुका था। इसे हर हाल में टैची केस दुश्मनों के हाथों में जाने से रोकना था। वो सोचने लगा कि इसके लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है। उसने लड़की पर एक उचटती सी निगाह डाली। लड़की बहुत खौफजदा थी और उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वो अपने हाथों को इस तरह से मल रही थी। उसका बाप मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला था, और अब वो इस दुनिया दुनिया में तन्हा रह गई थी। ठीक है, गोली चलाओ, मैं इसकी चीखें सुनना चाहता हूँ, कासिल ने कहा। नौवारिद ने लड़की की रानों का निशाना ले लिया और रिवॉल्वर के ट्रैगर पर उंगली रख दी, मगर इससे पहले कि वो फायर करता, फर्श पर पड़े हुए बूढ़े को होश आ गया, और वो कर रहा। नौवारिद ने लड़की पर फायर करने का इरादा एक लहजे के लिए मुलतवी कर दिया, और शायद ये सोचा कि पहले बूढ़े का किस्सा ख़त्म कर दिया जाए। उसने घूमकर पीटर्स पर एक और फायर कर दिया। कासिल के लिए ये लम्हा वक्फा काफ़ी था। उसने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर होल्स्टर से निकाल लिया और फायर कर दिया। नौवारिद पीटर्स पर फायर करने के बाद कासिल की तरफ पलट ही रहा था कि कासिल के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली इसकी दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर लगी। नौवारिद के हाथों में दबा हुआ रिवॉल्वर गिर गया। वो खुद चंद लम्हों तक खड़ा झूमता रहा, फिर धप से ज़मीन पर गिर पड़ा। कासिल ने बढ़कर केरोसिन लैंप और फिर अटैची केस उठा लिया। इसके बाद वो लड़की की तरफ गया जो अपने बाप की लाश पर झुकी हुई थी। पीटर्स के मुंह से खून निकल रहा था और इसकी आंखों की इससे जिंदगी की चमक मान पड़ती जा रही थी। कासिल ने लैंप को फर्श पर रख दिया और लड़की के शाने पर हाथ रखते हुए बोला, अगर ये तैयारे से सारी चीज़ें यहाँ ना लाता तो मौत इसके करीब ना आती और ये जिंदा रहता। कासिल ने कहा। डैडी अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जो इन्हें तारीकी में लेकर चला गया। ज़िंदगी को कोई नया मोड़ तो ना मिला, बल्कि वो ज़िंदगी से हार बैठे। मगर तुम ये सब नहीं समझोगे, इसलिए कि तुम्हारी कमर से हर वक्त एक आतिशी हथियार लटकता रहता है और तुम उसी की ज़बान समझते हो। ज़िंदगी के लतीफ़ जज्बों का तुम्हें क्या पता? लड़की ने कहा। कासिल ने दिल ही दिल में एतराफ़ किया कि उसने सारी ज़िंदगी खाको खून का करिया खेल खेला है। वो ऐसी राहों पर चल रहा है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो बड़बड़ाया और वहाँ से निकल आया। कीमती कागजात का अटैची केस उसके दाएं हाथ में झूल रहा था।